जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे एक सिंगल सेंसर की मिसिंग की वजह से जो F-22 रैप्टर था वो किसी भी काम का नहीं रहा। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे रशिया के द्वारा Su-57 फैलन के बेस के ऊपर जो FJFA प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा था उस प्रोग्राम में भारत को लूटा जा रहा था। इसके अलावा वीडियो के तीसरे पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि जो AMC फाइटर जेट है वो भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा कावेरी इंजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कैसे इसको फास्ट डेवलप किया जाए। तो इन सभी ही अपडेट के बारे में वन बाय वन डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के द्वारा F-22 रैप्टर फाइटर जेट बनाया गया है। उस तरह का फाइटर जेट अभी भी आज तक नहीं बन पाया, भले ही F-35 डेवलप हुआ। इसके अलावा चाइना ने भी अपना एक 5th जनरेशन J-20, इसके अलावा रशिया ने भी Su-57 फैलन को बनाया, पर F-22 रैप्टर जैसा कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट आज तक नहीं बन पाया। ऐसा मैं क्यों बोला हूँ, तो जो उसका RCS है वो हद से ज़्यादा कम है। और इसके अलावा बात करें तो जो अन्य 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, पर जो ये F-22 रैप्टर है वो सुपर क्रूज भी कर सकता है। तो सुपर क्रूज क्या होता है? 4th और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूल को बंद करके सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करते हैं, जिसको आफ्टर बर्नर बुलाया जाता है। पर जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं वो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा फ्यूल यानी कि आफ्टर बर्नर फ्यूल के यूज़ किए बिना ही सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेते हैं, जिसको सुपर क्रूज बुलाया जाता है। तो यह कैपेबिलिटी सिर्फ F-22 रैप्टर में ही है। F-35 में भी ऐसी सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो चाइना और रशिया के 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनके पास भी यह सुपर क्रूज की कैपेबिलिटी अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। इसके अलावा बात करें तो स्टेल्थ कैरेक्टर, तो 5th जनरेशन फाइटर जेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है स्टेल्थ। तो वह किसी भी रेडर या ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उसके रडार की पकड़ में आए बिना ही, इसके अलावा अगर रडार पकड़ में आते हैं तो एक बहुत ही छोटा रडार क्रॉस सेक्शन होता है। इसकी वजह से वो एक छोटे बर्ड की तरह दिखाई देते हैं किसी भी रडार के ऊपर। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जो कि F-22 रैप्टर में जो RCS होता है रडार क्रॉस सेक्शन वो हद से ज़्यादा कम किया गया है। इसी वजह से इस फाइटर जेट को पकड़ पाना भी लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यह फाइटर जेट इतना एडवांस तरीन फाइटर जेट है कि अमेरिका ने हर तरह की टेक्नोलॉजी इस फाइटर जेट में इंस्टॉल करी है, पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका ने इंस्टॉल नहीं किया था। अमेरिका F-22 रैप्टर को डेवलप कर रहा था, तब अमेरिका के द्वारा हर एक तरह की टेक्नोलॉजी को F-22 रैप्टर में इंस्टॉल किया गया है। तो इसी चीज़ से क्या हुआ कि F-22 रैप्टर की प्राइस हद से ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी चीज़ के चलते अमेरिका के द्वारा अपने साइंटिस्टों को यह कहा गया है कि जो F-22 रैप्टर में अननेसेसरी सेंसर है उसको हटा दिया जाए। तो उनके साइंटिस्टों ने F-22 रैप्टर में से जो IRST सिस्टम है उसको ही हटा दिया। तो IRST सिस्टम क्या यूज़ होता है, तो अगर मान लो कि डॉग फाइट के दौरान जो दुश्मन देश का फाइटर जेट है वो हमारे क्लोज आ जाता है, तो उस टाइम रडार उतनी अच्छी तरह से उस फाइटर जेट को पकड़ नहीं पाता है। फाइटर जेट में IR सिस्टम लगा होता है यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। तो वह क्या करता है कि जो दुश्मन देश के फाइटर जेट के द्वारा जो इंजन हीट होती है उसके द्वारा उस फाइटर जेट को पकड़ लेता है। कि साइंटिस्टों के द्वारा F-22 रैप्टर में से जो IRST सिस्टम है उसको ही निकाल दिया था। तो एक तरह से बात करें कि अगर जंग के दौरान रशियन फाइटर जेट अमेरिकी फाइटर जेट के नज़दीक भी आ जाते हैं तो वह रडार से गायब हो रहे थे। और आपको पता होगा कि रशियन फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। तो जो रडार होता है वो क्लोज कॉम्बैट में उतना ज़्यादा काम नहीं आता जितना कि IRST सिस्टम आता है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर F-22 रैप्टर में ना होने की वजह से जो F-22 रैप्टर है वो क्लोज कॉम्बैट में किसी भी रशियन फाइटर जेट से आसानी से हार सकता है। पहले भी बात करें तो अमेरिका F-22 रैप्टर के अलावा जो पहले के फाइटर जेट है उसमें भी IRST सिस्टम को नहीं देता था, पर टाइम के साथ IRST सिस्टम की इम्पोर्टेंट जानने के बाद अमेरिका भी अपने फाइटर जेट में IRST सिस्टमों को लगा रहा है। तो F-35 में इनबिल्ट IRST सिस्टम आता है। इसके अलावा बात करें
तो अन्य फाइटर जेट में पोर्ट के स्वरूप में IRST सिस्टमों को इंस्टॉल किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्लोज कॉम्बैट में भी जो अमेरिकी फाइटर जेट्स थे उनका माइनस पॉइंट दूर हो सके। इसके अलावा जो F-22 रैप्टर है वो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसके अलावा बात करें तो शुरुआत में F-22 रैप्टर को एयर डोमिनेंस यानी कि एयर टू एयर मिशन के लिए ही डेवलप किया गया था, पर टाइम रहते रहते F-22 रैप्टर को एयर टू एयर टू ग्राउंड मोड के लिए भी डेवलप कर लिया गया। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे रशिया के द्वारा FGFA प्रोग्राम में भारत को चुना लगाया जा रहा था। तो जो FGFA प्रोग्राम में फाइटर जेट बनने के बाद रशिया और भारत 250 फाइटर जेट खरीदने वाले थे, पर दिन प्रतिदिन रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट के जो ऑर्डर है वो लगातार कम किए जा रहे थे, पर भारत तो 250 ही खरीदने वाला था। इसके अलावा बात करें तो इस प्रोजेक्ट में रशिया और भारत 5 जो बिलियन डॉलर है उसको इन्वेस्ट करने वाले थे, के द्वारा 5 नहीं 7 बिलियन डॉलर की मांग करी जा रही थी। तो भारत अगर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती तो भारत 5 नहीं 7 बिलियन भी दे देता। ये फिर प्रोग्राम को इस तरह से शुरू किया गया था कि भारत और रशिया इक्वल पार्टनर रहेंगे और भारत के साथ पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र होगी। पर जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात आई और 100% टेक्नोलॉजी शेयर की बात आई, तब रशिया ने भारत के साइंटिस्टों को FGFA यानी कि SU-57 फैलन के बेस के ऊपर जो फाइटर जेट डेवलप हो रहा था उसके आसपास भी नहीं भटकने दिया, और भारत के साथ जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी शेयर भी होनी थी वह भी रशिया नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से बात करें कि भारत के पास आधे पैसे लेने के बावजूद भी भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जा रही थी। तो इसी चीज़ के चलते हुए इसके अलावा रशिया के द्वारा इस फाइटर जेट को हाई मनूवरेबल फाइटर जेट की तरह डेवलप किया जा रहा था। इसी चीज़ के चलते इस फाइटर जेट का जो RCS था वो ज़्यादा था और टेल सेक्शन से यह फाइटर जेट उतना ज़्यादा स्टेल्थ भी नहीं था। तो इसी चीज़ के चलते भारत ने आगे जाके इस प्रोग्राम में से अपने हाथ पीछे खींच लिए। तो ओवरऑल बात करें तो रशिया के द्वारा ज़्यादा पैसे डिमांड भी किए जा रहे थे और भारत के साथ पूरी तरह से टेक्नोलॉजी भी शेयर नहीं की जा रही थी। तो इसी चीज़ के चलते भारत ने FGFA प्रोग्राम को छोड़ दिया और अपने दम पे ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम है वो भारत के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो भारत के दुश्मनों के बारे में बात करें तो जो चीन है वो लगातार अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करा है और अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 को अपनी वायुसेना में इंडक्ट भी कर लिया है। ये J-20 पूरी तरह से एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट ना हो, पर उसमें कई सारी 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी है जो कि भारत के लिए मुश्किल ही बन सकती है। तो J-20 के काउंटर में भारत के पास अभी फिलहाल रफाल फाइटर जेट मौजूद है, पर रफाल फाइटर जेट इतने बड़े नंबर में भारतीय वायुसेना में नहीं है। इसी चीज़ के चलते भारत को जल्द से जल्द अपना अमका डेवलप कर लेना चाहिए और भारत इस चीज़ के पे ऊपर भी फोकस कर रहा है कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट है वो जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाए। इसके अलावा चाइना अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो एक तरह से टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए भारत अपने ओर से बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रहा है कि जो अमका फाइटर जेट है वो टाइम टू टाइम डेवलप हो जाए। अलावा हम कावेरी जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।